नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महमूद मदनी ने धमकी दी है जिहाद की। कहा, मुसलमानों को सताओगे, प्रताड़ित करोगे तो जिहाद छेड़ेंगे। जिहाद का मतलब है सीधे सीधे आतंकवाद, हिंसा करने की चेतावनी या धमकी दी है महमूद मदनी ने। सवाल यह है कि उसने ऐसा क्यों किया। अभी कुछ समय पहले तक वो भाईचारे की भाषा बोल रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जिहाद इनके मजहब का हिस्सा है। इस बात को वे स्वीकार भी करते हैं। और जिहाद का एक ही मतलब होता है। पाकिस्तान का जो वो फौजी जनरल है, जो फील्ड मार्शल है, वो भी यही भाषा बोलता है। पाकिस्तान में बैठे जो आतंकियों के आका हैं वो भी यही भाषा बोलते हैं। आतंकियों के सरगना भी यही भाषा बोलते हैं। आतंकी भी यही भाषा बोलते हैं। और ये अभी जो पकड़ा गया है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, जो आत्मघाती बन गया डॉक्टर, उसकी भी भाषा यही थी। तो मदनी की भी भाषा यही है। लेकिन फिर मैं लौट कर आता हूँ पहले सवाल पर कि आखिर क्यों, इस समय क्यों, जब आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में, खासतौर से भारत में तो बहुत सख्त माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिहाद की बात बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों? अब इसका कारण समझिए, असली कारण समझिए। ये बौखलाहट है, ये हताशा है, ये निराशा है। ये आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होने से नहीं, उससे ये लोग डरते नहीं, उसका इन पर कोई असर भी नहीं पड़ता। वो चाहे पाकिस्तान में बैठे आतंकी हों, चाहे भारत में बैठे आतंकियों के खैरख्वाह हों। इन लोगों को आतंकियों के मारे जाने से, उनके पकड़े जाने से, इन बातों से कोई डर नहीं लगता। इनकी तो ज़िंदगी ही मरने के बाद शुरू होती है, ये इनकी फिलॉसफी है। तो इसलिए इनको मरने से डर नहीं लगता। लेकिन मारना इनका उद्देश्य है, और मारना है जिहाद के जरिए। ये बात वो बार बार कहते हैं, इसीलिए मदनी ये धमकी दे रहा है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि क्यों? क्योंकि 5 दिसंबर नज़दीक आ रही थी जब ये बोला उसने। 5 दिसंबर की तारीख को याद रखिएगा। आपको मालूम है कि भारत की संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक पास कर दिया है, वो कानून बन गया है। और अप्रैल 2025 में उसके नियम जो है वो बन गए हैं, वो लागू हो गया है। उसके बाद जो है भारत सरकार ने इस नए कानून के तहत जितने वक्फ बोर्ड हैं उनको ये कहा है कि 6 महीने के अंदर, उसकी आखिरी तारीख थी 5 दिसंबर, 5 दिसंबर तक भारत सरकार का जो उम्मीद पोर्टल है उस पर वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। तो वो मुद्दा तो खत्म हो गया कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, कागज़ तो दिखाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कराना है तो कागज़ भी चाहिए, और कागज़ दिखाना है। आप हजारों साल पुराना प्रमाण मांग सकते हैं, भगवान रामलला के जन्म का कागज़ मांग सकते हैं, और आपसे 100, 200, 300 साल पुरानी संपत्ति का कागज़ नहीं मांगा जा सकता। ये इनका तर्क है। और अगर मांगा जाता है तो ये इनकी प्रताड़ना है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमान है इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इनको पूरी छूट होनी चाहिए पूरे देश पर कब्जा करने के लिए। वक्फ के पास जो संपत्तियां हैं, जो ज़मीन है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा है, जो घोषित रूप से है। अघोषित रूप से संभव है कि जब ये सब मामला सामने आए तो पता चले कि डिफेंस मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री के पास जितनी ज़मीन है उससे भी ज़्यादा वक्फ के पास हो। और ये वक्फ की संपत्ति कोई हुमायूं, बाबर, औरंगज़ेब, अकबर, ये अपने बाप दादा के घर से लेकर नहीं आए थे। इसी देश की संपत्ति है, इसी देश की ज़मीन है, जहाँ आकर इन्होंने आक्रमण किया और जबरन कब्जा किया है। अब उस कब्जे को छुड़ाने के लिए हमको कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। होना तो ये चाहिए था कि आपने कब्जा किया, छोड़ दीजिए, जब तक आपका राज था तब तक कब्जा चला, अब भूल जाइए। लेकिन भारत में कानून का राज चलता है, संविधान का राज चलता है, तो उसका ये फायदा उठाते हैं। इनके लिए संविधान और कानून
अपने बचाव का एक रास्ता है। बचाव, सबके लिए बचाव होना चाहिए, संविधान की सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए। ये अपने गलत कामों के बचाव के लिए संविधान का इस्तेमाल करते हैं, संविधान में प्रदत्त अधिकारों की बात करते हैं। तो 5 दिसंबर की मैं बात कर रहा था। 5 दिसंबर आखिरी तारीख थी, पोर्टल पर रजिस्टर कराना था संपत्तियों को। बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़कर, जहां सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है, शिया वक्फ बोर्ड अलग है, बाकी राज्यों में दोनों एक ही बोर्ड है। 5 राज्य जिनमें सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, उनमें से 4 में रजिस्ट्रेशन कछुए की गति से चल रहा था। 10% से 30% तक 3 और 4 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन हुआ। केवल एक राज्य है पंजाब, जहां 80% रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 1,40,000 संपत्तियां हैं। पश्चिम बंगाल में 80,480 संपत्तियां हैं। ये एकड़ रुपए की बात नहीं हो रही, कितनी प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। इनके वैल्यूएशन की बात तो बाद में आएगी। पंजाब में 75,111 संपत्तियां हैं। तमिलनाडु में 66,092 संपत्तियां हैं। कर्नाटक में 65,442 संपत्तियां हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में सिर्फ 35% संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कर्नाटक में 10% हुआ है और तमिलनाडु में भी 10% हुआ है। अब जो नया कानून बना है, उसमें अगर आप उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, और अगर वाजिब कारण बता पाते हैं आप ट्राइब्यूनल को, तो ट्राइब्यूनल आपको 6 महीने का और समय दे सकता है। लेकिन आपको कोई इसमें उससे ज़्यादा राहत नहीं मिल सकती। ये नहीं हो सकता कि ट्राइब्यूनल कहेगा कि अच्छा कोई बात नहीं, रजिस्टर मत कराइए। रजिस्टर तो कराना ही है, कागज़ तो दिखाना ही है। अब ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट की मियाद बढ़ा दी जाए, इसकी तारीख बढ़ा दी जाए अंतिम। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब ये एक बहाना इन्होंने तलाशा कि उम्मीद पोर्टल पर जो है, वो उम्मीद पोर्टल टेक्निकली उसमें समस्या आ रही है, काम नहीं कर रहा है, चल नहीं रही है, वेबसाइट हैंग हो जा रही है, क्रैश हो जा रही है। तो सरकारी अधिकारियों ने कहा कि 100 घंटे में 1 लाख संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इससे एक बात साबित होती है कि पोर्टल में कोई समस्या नहीं। आपके पास जो समय मिला था 6 महीने का, उसमें 4 साढ़े 4 महीने आप चुपचाप बैठे रहे कि कोई जो है आसमानी ताकत आएगी और आपको रजिस्ट्रेशन कराने से, कागज़ दिखाने से रोक देगी, उससे छूट दिला देगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आसमानी ताकत कोई ऐसा चमत्कार कर नहीं पाई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, जो इस समय देश में अपने को मुसलमानों का मसीहा मानती हैं, सबसे बड़ी शुभचिंतक मानती हैं, उन्होंने जैसे ही ये कानून बना घोषणा कर दी कि हम पश्चिम बंगाल में इसको लागू नहीं होने देंगे, तो बड़े उत्साहित हुए वक्फ बोर्ड के लोग कि भाई ममता दीदी हैं, वो कानून ही नहीं मानती हैं तो रजिस्ट्रेशन की बात कहाँ से आती है। लेकिन ममता बनर्जी को धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये केंद्रीय कानून है, संसद से पास हुआ कानून है। किसी राज्य सरकार की हिम्मत नहीं है, किसी राज्य सरकार के पास ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो केंद्र और संसद से पास कानून को रोक सके, उसको लागू करने से मना कर सके। आपको याद होगा सीएए के मामले में भी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, तब भी कई राज्यों ने, उसमें तमिलनाडु भी शामिल था, उसमें पश्चिम बंगाल तो था ही, उसके अलावा केरल भी शामिल था, उसमें पंजाब भी शामिल था। कई राज्य जो गैर भाजपा पार्टियों द्वारा शासित हैं, उन लोगों ने मना कर दिया कि हम तो लागू नहीं करेंगे। लेकिन उनको पता नहीं, ये मालूम था या नहीं कि वो ऐसा कर नहीं सकते, कर नहीं पाए। सीए भी लागू हो गया, लागू हो रहा है, धड़ाधड़ नागरिकता मिल रही है। और पश्चिम बंगाल में तो वॉर फुटिंग पर ये काम चल रहा है। बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी जा रही है, और ममता बनर्जी सारी ताकत लगाकर भी इसे रोक नहीं पाई। केंद्र सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि राज्य सरकार की भूमिका इसमें सीमित हो जाए, और उसको चुनौती नहीं दे पाई ममता बनर्जी, क्योंकि वो कानून सम्मत तरीके से किया गया। इसी तरह से वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के मामले में अभी 1 हफ्ते पहले ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कि भाई रजिस्टर करा लीजिए,
यानी ममता बनर्जी ने हथियार डाल दिए कि हम बचा नहीं सकते तुमको। किस बात से? कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो कागज़ नहीं दिखाएंगे कि मुद्दे पर हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे इसके मुद्दे पर हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। ये महमूद मदनी का फ्रस्ट्रेशन इस बात से है। ये जो जिहाद की बात कर रहा है, जिहाद की धमकी दे रहा है, गीदड़ भभकी दे रहा है, उसका कारण यही है कि उसको मालूम है कि वक्फ संपत्तियों का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के कब्जे से बाहर जाने वाला है, क्योंकि ये अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। ज़्यादातर सरकारी संपत्तियां हैं या निजी संपत्तियां हैं। सोनिया गांधी की सरकार ने ऐसा कानून बना दिया था कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को कह दे कि ये वक्फ बोर्ड की है, वो वक्फ बोर्ड की हो गई। तो सरकार की संपत्ति है कि निजी संपत्ति है, इसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया। और उसके अलावा कागज दिखाने की भी जरूरत नहीं। जो ये दावा करे, कहे कि नहीं ये हमारी संपत्ति है, उसको कागज दिखाना है। सरकार बताए कि कैसे वो उसकी संपत्ति है। और ये मामला भी जो उस समय की व्यवस्था थी, ट्राइब्यूनल में जाएगा। ट्राइब्यूनल में सब मुसलमान होंगे, वो तय करेंगे कि वक्फ की संपत्ति इसे माना जाए कि नहीं। अगर उन्होंने फैसला दे दिया वक्फ की संपत्ति है तो है। और एक और क्लॉज था वक्फ बाय यूजर, कि आपका घर है, आपकी ज़मीन है, आपका खेत है, अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं सालों से तो ये हमारा हो गया, वक्फ का हो गया। वक्फ का एक नियम होता है और ये मुगल कालीन समय से आ रहा है। इसको आपको कानूनी जामा पहनाना पड़ता है। मजिस्ट्रेट के सामने या सक्षम अधिकारी जो भी है उसके सामने ये वक्फ को रजिस्टर कराना पड़ता है। कोई सामने आए, कहे कि ये हमारी संपत्ति है, उसका कागज़ दिखाए और कहे कि हम ये संपत्ति वक्फ कर रहे हैं, यानी अल्लाह को दे रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं होता, केवल आपने कह दिया कि ये वक्फ की है इसलिए वक्फ की नहीं हो जाएगी। तो जो कब्जा करके बैठे थे ज़मीन पर, संपत्ति पर, भारत की, हिंदुओं की या कहें गैर मुसलमानों की, उसको मुक्त कराने का समय आ गया है, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट भी काम नहीं आ रहा है और बड़े बड़े वकील जो 80 लाख 1 करोड़ रुपए फीस लेकर उनके लिए मुकदमा लड़ते थे, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अदालत में उनको भी लगातार जो है लताड़ सुननी पड़ रही है। और जिस तरह का बयान अभी नए मुख्य न्यायाधीश ने दिया है रोहिंग्याओं के बारे में, वो एक उम्मीद की किरण दिखाता है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या हम इन रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछाएं? जो देश के नागरिक नहीं हैं उनको देश के संसाधनों पर उनका अधिकार क्यों होना चाहिए? इस बात से डरा हुआ है मदनी और उसके साथी। उनको डर जो है वो हिंदू से नहीं लगता है, उनको डर किसी सरकार से नहीं लगता है, उनको डर किसी पार्टी से नहीं लगता है, उनको डर किसी नेता से नहीं लगता है। उनको डर लगता है कानून से। उनको डर इस बात से लगता है कि गैर कानूनी तरीके से उन्होंने जो कुछ हासिल किया है वो कानूनी तरीके से उनके हाथ से निकल जाएगा। इस कानून को रोकने की उन्होंने पुरजोर कोशिश की है। सोशल मीडिया पर अभियान चलाया, देश भर में अभियान चलाया, तमाम पिटीशंस फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में विरोध किया, जितना कर सकते थे उतना किया। जो जेपीसी बनी थी उसमें हजारों लाखों की संख्या में पिटीशन दिए। जो भी एनडीए के दल नहीं हैं उन सब से अपील किया और उन्होंने विरोध भी किया। और उसके बाद उन्होंने अपील की एनडीए के 2 साथी दलों, जो प्रमुख दल हैं, जेडीयू और टीडीपी, इन पार्टियों और इनके नेताओं से, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से, कि वो इस कानून का साथ न दे, इस कानून को पास न होने दें। लेकिन उनको समझ में आ रहा था कि जो कुछ हो रहा है संविधान के मुताबिक हो रहा है, संसद की मंजूरी से हो रहा है, तो क्यों रोक देंगे? उन्होंने कोई सहायता नहीं की। अब उनकी सारी उम्मीद टिकी थी इसको कितना लटकाया जा सकता है। तो पहले रजिस्ट्रेशन कराने से भागते रहे। जब देखा कि डेडलाइन आ रही है तो तकनीकी बहाना खोजने लगे कि पोर्टल जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, टेक्निकल ग्लिच आ रही है उसमें। वो भी झूठ है। सुप्रीम कोर्ट गए कि तारीख बढ़ा दीजिए
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये चिट्ठी लिखी है कि इसकी तारीख बढ़ा जाए, सरकार को कहा है कि इसकी तारीख बढ़ा दी जाए। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को लिखा है कि जो लास्ट डेट है इसको बढ़ा दिया जाए। भाई लास्ट डेट बढ़ भी जाए तो उससे जो गैर कानूनी है वो कानूनी तो हो नहीं जाएगा, और नहीं ये होगा लास्ट डेट बढ़ाने से कि आपको कागज़ नहीं दिखाना पड़ेगा, कागज़ तो दिखाना पड़ेगा। तो ये ऐसा समुदाय है जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से डरता है तो कानून के राज से डरता है। तो इसको समझाने के लिए कानून का सहारा लेना ज़रूरी है। इसीलिए इसने सोनिया गांधी मनमोहन की सरकार पर दबाव डालकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनवाया कि हिंदू अपने मंदिरों को क्लेम करने के लिए, उन पर दावा करने के लिए अदालत ही न जा पाएं। कानून का रास्ता, कानून का दरवाज़ा हिंदुओं के लिए बंद कर दिया। दुनिया में ये अपनी तरह का अद्भुत कानून है जो उस देश के बहुसंख्यक समाज को कानून का दरवाज़ा खटखटाने पर रोक लगाता है, दावा करने पर ही नहीं रोक लगाता। कहता है कि इस अपने दावे के समर्थन में आप अदालत में भी नहीं जा सकते, और वो कानून अभी तक बना हुआ है इस देश में। हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं दिया है। कई साल हो गए हैं, लगभग 5 साल हो रहे हैं। तो इसलिए ये कानून का डर, वक्फ संशोधन कानून जो बन गया है उसके डर के मारे ये मदनी को दौरे पड़ रहे हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहा है। उसको अब समझ में आ गया है कि अब जो हमने गैर कानूनी तरीके से जबरन, चोरी से, डकैती से, जैसे भी हो, जिस भी तरीके से हो, उसमें कानूनी तरीका नहीं है कोई। संपत्ति पर कब्जा किया था, वो संपत्ति अब हाथ से निकलने वाली है, उसका डर सता रहा है। और भविष्य में ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसका डर सता रहा है। और सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ हुई थी जो वक्फ बाय यूज़र क्लॉज ख़त्म किया गया। आगे अब देखिए, तारीख बढ़ भी जाए, जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तो आज 6 दिसंबर हो गई है। 5 दिसंबर की शाम तक सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया था। तो यानी अगर तारीख नहीं बढ़ती है तो 5 दिसंबर तक जिन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है फिर उनकी स्क्रूटनी होगी कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो कागज़ दिया है वो सही है या गलत है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो संपत्तियां सारी सरकार की संपत्ति हो जाएगी। यही डर सता रहा है। और सबसे ज़्यादा संपत्ति जाने वाली है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश में। तो आने वाले कुछ समय में, कुछ महीनों में आप देखेंगे कि ये जो विक्टिमहुड का कार्ड है इसका कितना रोना मचता है, कितनी हाय हाय करते हैं। इसको मुद्दा बनाने की कोशिश होगी और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर ही निर्भर जो पार्टियां हैं वो भी रोने में पीछे नहीं रहेंगी। तो आने वाला समय, बल्कि मैं ये कहूँ ज़्यादा ठीक होगा, कैलेंडर ईयर के हिसाब से नया साल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए रोने वाला साल होने वाला है। और उसका एक कारण नहीं होगा, लगातार कई कारण होंगे। शुरुआत इसी वक्फ संशोधन कानून से होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।